हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोकेम क्लासरूम में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने प्लांट सेल को डिस्कस किया था। उसमें हमने प्लांट सेल का डायग्राम और उसके सभी सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकाओं को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी, और उसके साथ साथ ही हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है प्लांट्स एनिमल सेल। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए शुरू करते हैं। कोशिका सिद्धांत है क्या चीज़? सबसे पहले हमें यह समझना होगा। कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान का एक आधारभूत सिद्धांत है जो हमें ये बताता है सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब कि सभी जीवित, अब जीवित में हम इंसान भी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए, मतलब पेड़ पौधे, सब चीज़ें उसी में ही, सब चीज़ें आ गई उसमें, और सब के सब लिविंग सेल जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से 19वीं सदी के 3 वैज्ञानिकों, जिनके नाम है कुछ इस तरह है, मैथियस श्लाइडेन, थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्चो द्वारा विकसित किया गया था। कोशिका सिद्धांत के विकास में इन तीनों का योगदान अलग अलग समय पर अलग अलग दिशा में रहा। उनका विस्तृत वर्णन कुछ इस प्रकार है। मैथियस श्लाइडेन। अच्छा, आप एग्जाम में जब भी अपने कॉपी में लिखें तो इसी तरह अंडरलाइन करके लिखें, और उनको इंग्लिश में भी लिखें और उनको हिंदी में भी करें, और फिर उसको हाईलाइट कर दें अंडरलाइन करके। चलिए तो हम आते हैं वापस टॉपिक पर। मैथियस श्लाइडेन, इन्होंने 1838 में अपना ये सिद्धांत दिया था। श्लाइडेन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पति शास्त्री थे। इनका योगदान क्या था इसमें? उन्होंने प्लांट सेल का माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो पौधे के ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। अब इनका कहने का मतलब ये था कि जो सभी पौधे हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं जो पौधों के ऊतकों का निर्माण करती हैं। कई सारी सेल्स मिलके पौधे के एक इंडिविजुअल पार्ट को बना रही है, एक ऊतक को बना रही है, एक टिश्यू को बना रही है, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक पार्ट को बना रहे हैं। इस तरह करके ये साइकिल चल रही थी, ठीक है। अब इनके जो सिद्धांत का क्या महत्व था, ये सेल थ्योरी का पहला बड़ा आधार बना कि पादप जगत की मूलभूत इकाई कोशिका है, ठीक है। इनके सिद्धांत से ये पता चल गया था कि जो पादप जगत की मूलभूत इकाई कोशिका है, ठीक है। अब नंबर 2 पे बारी आती है। थियोडोर श्वान, 1839 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। श्वान एक ब्रिटिश जंतु विज्ञानी थे यानी कि जूलॉजिस्ट थे। श्लाइडेन के काम से प्रभावित होकर उन्होंने जंतुओं एनिमल्स पर शोध किया। योगदान, इन्होंने देखा कि जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। निष्कर्ष, उन्होंने बताया कि सभी एनिमल्स भी कोशिकाओं और उत्पादों से बने होते हैं। अभी इन्होंने तो, ये तो थे बोटेनिस्ट, इन्होंने तो मतलब पौधों पे किया था। श्लाइडेन ने जो किया था अपना एक्सपेरिमेंट वो पौधों पे किया था। जो श्वान थे, थियोडोर श्वान, वो जूलॉजिस्ट थे, मतलब जंतु विज्ञानी। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था जानवरों पे। तो उन्होंने बताया कि जानवर भी ऐसे ही कोशिका और उनके उत्पादों से बने हैं, ठीक है। एक कोशिका एक दूसरे में जुड़ती गई, फिर उन्होंने टिश्यू बनाया, टिश्यू से पूरा एक अंग डेवलप हुआ, इस तरह से बताया। फिर इन्होंने संयुग उन्होंने श्लाइडेन की वनस्पति वाली बात और अपनी जंतुओं की खोज को मिलाकर ये घोषित किया कि पौधों और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बना है। तो इन दोनों ने मिलकर सिर्फ एक ही बात बताई। इन्होंने पौधों के बारे में बता दी, इन्होंने सिर्फ जानवरों के बारे में बता दी कि इनका टोटल शरीर या पूरा पौधा कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। अब आते हैं रुडोल्फ विर्चो।
1855 में रुडोल्फ विर्चो ने अपना सिद्धांत दिया। श्वान और स्लाइडेन का सिद्धांत ये तो बता पाया कि जीव कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं। इस कमी को विर्चो ने पूरा किया। श्वान और स्लाइडेन का सिद्धांत, जैसे कि आपने पढ़ा भी, ये तो बता दिया इन्होंने कि सभी जीव, मतलब वो एनिमल हो या प्लांट हो, कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कोशिकाएं आती कहाँ से हैं। अभी इसी बात को फिर विर्चो ने आगे सिद्ध किया, उनका योगदान। उन्होंने कोशिका विभाजन का अवलोकन किया। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना कि जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, उसकी खोज की थी रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ठीक है। निष्कर्ष, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सेल्स अपने आप पैदा नहीं होती, बल्कि पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से बनती हैं। अब इस बात को समझिए कि मतलब पहले कोई एक कोशिका है, ठीक है, पहले कोई कोशिका है, वो अपना आप को डिवाइड करेगी, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से डिवाइड होती चली जाएंगी और एक पूरा का पूरा अंग डेवलप हो जाएगा उससे। ठीक है। इस तरह से इन्होंने अपना इस सिद्धांत को दिया और ये इनका सिद्धांत फिर आगे चलकर बिल्कुल सही साबित हुआ। इनका प्रसिद्ध कथन क्या था? उन्होंने इसके लिए लैटिन वाक्यांश दिया, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। इसके क्या मतलब है? अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनी है। अब इनका कहने का क्या मतलब है, जो अभी बताया कि सभी कोशिकाएं अपने पहले वाली कोशिकाओं के ही डिवाइड होने से बनी है, विभाजन से बनी है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, इस तरह से ही बनी है। अब एक चीज इसमें यार ध्यान करने वाली बात है, ये वाला जो इन्होंने अपना ये कथन दिया था ना, आप इसको याद कर लें, माइंड में बिठा लें। अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो आपको ये 100% देना ही है। ठीक है। अब इनके सिद्धांत का महत्व, विर्चो के सिद्धांत के योगदान के बाद ही कोशिका सिद्धांत पूरी तरह से आधुनिक और पूर्ण हुआ। तो देखिए, इन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट ये खोज की थी सेल डिवीजन की कि इसके बाद ही ये कोशिका सिद्धांत पूरा हो पाया था। ठीक है। चलो, ये वाला टॉपिक तो हो गया क्लियर। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसके बारे में दोबारा से कुछ बता दूंगी। ठीक है। अब हम आते हैं एनिमल सेल पर। ठीक है। एनिमल सेल क्या है? एनिमल सेल एक यूकेरियोटिक सेल है, जैसे कि आपको पता ही है कि यूकेरियोटिक सेल है। यूकेरियोटिक सेल मतलब जिसमें एक डेवलप्ड केंद्रक होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। चलो, मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ आपको, कि आपको अगर एग्जाम में आए तो जल्दी जल्दी आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, आप इसको पहले अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। ये लाइसोसोम है, ये साइटोप्लाज्म है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है। ये है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं। ठीक है। ये वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ होती है, इसी वजह से इस पे कोई और राइबोसोम नहीं होते हैं। ये बाहर की जो देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है। ठीक है। और ये रहा सेंट्रोसोम, ये गोल्जी अपरेटस है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं फिर अपना। सिंपल सा बना रही हूँ बस इसको, ताकि आपको समझ आ जाएगी। हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है। मतलब ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग के चक्कर में मत रहे ना कि हम इसमें कोई डिज़ाइन करें, बस आपको वहाँ पे जल्दी से बनाना है। ये रहा इसका न्यूक्लियस। ठीक है। ये न्यूक्लियोलस। ठीक। ये बना रहे हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, ये बन गई। इसके ऊपर हम बनाएंगे, इस पे होते हैं राइबोसोम। ठीक, जैसे आप इस पे राइबोसोम दिखा देंगे। राइबोसोम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, और ये है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भैया, ये है हमारा गोल्जी एपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना, और वो क्यों कहते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें ये हो गए वैक्यूल। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ना आपको वैसे तो मेजर डिफरेंस है उसमें दो तीन काफ़ी सारे, पर फिलहाल मैं एक चीज़ बता दूं कि वैक्यूल जो होते हैं ना, प्लांट सेल में ना सिर्फ एक सिंगल वैक्यूल होता है, वो भी बहुत बड़े साइज का, और वो भी बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, वो भी इरेगुलर तरीके से बिखरे रहते हैं। ये हो गया सेंट्रोसोम। ठीक है, चलो हम इनको डिफाइन कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें ना ऐसे ऐसे मैट्रिक्स रहता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दो, दैट इज साइटोप्लाज्म। ये है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भाई ये है हमारे राइबोसोम। ठीक, ये वैक्यूल, ये है सेंट्रोसोम। गोल्जी एपरेटस, ठीक है, ये हो गया हमारा डिफाइन। अब हम आते हैं इसके थ्योरी पे। चलो जल्दी से शुरू करते हैं, वीडियो हो जाएगी ना ज़्यादा लंबी। एनिमल सेल एक यूकेरियोटिक सेल होती है। इसका मतलब है इसमें एक स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसकी कुछ खास विशेषताएं और कोशिकांग का वर्णन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, इसकी बात हो रही है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, ये कोशिका की सबसे बाहर की परत होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यह एक सेमी परमिएबल यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो सेल के अंदर आने जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, अर्धपारगम्य, मतलब वो ना एक तरह की छन्नी का काम करती है कि वो अपने अंदर आने जाने वाले पदार्थों को रोकती है। वो उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देती है जिनको ज़रूरत होती है सेल के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमारा ये रहा। न्यूक्लियस, इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। इसमें डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कोशिका को सभी गतिविधियों और आनुवंशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है कहते हैं। अब
पावर हाउस का मतलब आप समझते हैं? पावर हाउस मतलब जैसे कि अभी एक एरिया में बिजली घर हो गया, वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है कितने घरों को, ठीक, वो सारा इंचार्ज है बिजली का, एक बिजली घर। इसी तरह से ये पूरी सिस्टम का वो होता है बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है। इसका काम क्या होता है? ये भोजन ग्लूकोज, ये हम जो खाना खाते हैं उसको पहले ग्लूकोज में तोड़ता है और फिर उसको एटीपी, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलने का काम करता है। एटीपी क्या होती है? एटीपी होती है करेंसी, बॉडी की करेंसी कहते हैं एटीपी को, ठीक है। हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा एटीपी स्टोर रहेगी, हमारा शरीर उतना ही ज़्यादा एनर्जाइज फील करेगा, हमारी बॉडी उतना ही ज़्यादा काम करने के लिए रिलायबल होगी, ठीक है। हम जो भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही है, ठीक है। वो ही पावर हाउस है, क्योंकि वो हमारे भोजन को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वो जो ग्लूकोज बनती है ना हमारी बॉडी में जाके, उसको फिर एटीपी में बदलता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी कीजिए या माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए, उसके कार्य बताइए, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है? ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और भाई ये रहे राइबोसोम, ये सब राइबोसोम हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं, ये राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम, ठीक है। अब उनको हम डीपली आगे जाके पढ़ेंगे। अंत्य झिल्ली का तंत्र यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसपे राइबोसोम है, ये वाली, इस पर राइबोसोम होते हैं, ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये प्रोटीन, जितनी भी बॉडी में प्रोटीन बनेगी ना, वो यही ऑर्डर देंगे तभी बनेगी, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है लिपिड बनाने में मदद करता है, लिपिड यानी वसा, ट्राइग्लिसराइड बनाने में मदद करता है। अब आते हैं गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपरेटस, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह कोशिका का पैकेजिंग विभाग है जो प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पैक करके उन्हें कोशिका के सही स्थान पर पहुंचाती है। ये रहा गोल्जी एपरेटस, ठीक है, ये वाला। अब ये क्या करेगा? इसमें जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी चीज़ें बनेंगी उन्हें पैक करके कोशिका के सही जगह पर पहुंचाएगा जहां उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। अब बात आती है लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम, लाइसोसोम ना कुछ इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं इसमें, मैं बनाना भूल गई थी यहाँ पे। लाइसोसोम, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम का क्या काम होता है? इन्हें आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। इनमें पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के खराब हो चुके हिस्सों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। लाइसोसोम का काम क्या होता है वो समझो आप। लाइसोसोम का काम क्या होता है? इनमें एंजाइम भरे हुए होते हैं जो में मतलब गलाने का काम करते हैं, पाचन करने का। अब वो कोशिका का कोई सा भी हिस्सा जैसा खराब हो गया, मान लो यहाँ से खराब हो गया, तो लाइसोसोम क्या करेगा? इसको यहाँ से हटा देगा, ठीक है। ये काम होता है लाइसोसोम का, इसलिए इसे सुसाइड वेग कहते हैं। क्योंकि अगर ये फट जाता है ना सेल के अंदर तो पूरी सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप ना एक पॉइंट और नोट करो यहाँ पे, जो काम यहाँ पे लाइसोसोम का है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते। प्लांट सेल में क्या होते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल का भी सेम काम है यहाँ वहाँ पे। अब यहाँ पे इस वाली सेल में देख रहे होंगे, एनिमल सेल में वैक्यूल्स हैं बहुत छोटे, ठीक है। और उसमें वैक्यूल्स एक ही होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो उस वैक्यूल का काम भी यही है कि वो एंजाइम रिलीज करके कोशिका के उस भाग को हटा देता है जो नष्ट होने लगता है, वही काम लाइसोसोम करता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेंट्रोसोम। ये रहा सेंट्रोसोम, ये रहा सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम, इसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ये सिर्फ आपको एनिमल सेल में ही मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड।
और इसका काम क्या होता है, यह सेल डिवीज़न में मदद करता है, ठीक है। सेल डिवीज़न में क्या करता है, ये इसके क्रोमोसोम को डिवाइड करने में मदद करता है, ठीक। अब आपका ये वाला टॉपिक हो गया है पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और मैं ये नोट्स आपको PDF अटैच कर दूंगी अपनी वीडियो में। आप पूरे अपने नोट्स इससे लिख सकते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब आपको इस टॉपिक को समझने में या कोई और आपका फेवरेट टॉपिक हो, उसको पढ़ना चाहते हो, तो हम पहले वो ही कवर कर लेंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा, ठीक है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं।